Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine. Welcome to my channel Psychology Facts by Lara. So viewers, in today's video I am going to discuss solved MCQs on psychological disorders. As you all know, I have started a series of MCQs on psychological disorders. So this video typically focuses on personality disorders, bipolar disorders, substance related disorders, somatic symptoms, and obsessive compulsive and related disorders. And it is the part 1 of this video. Don't forget to watch part 2. So along with that, I am going to explain where the explanation is required. So let's move towards the MCQs. Number 1. All of the following are often psychosomatic disorders except hypertension, gastrointestinal disorder, paranoia and migraines. स्टेटमेंट को देखा जाए तो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स मेंशन है. साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि स्ट्रेस एंड एंजाइटी की वजह से जब एक पर्सन बॉडीली कंप्लेन स्टार्ट कर देता है कि मुझे बॉडी के इस पार्ट में पेन है या ये मेरा इस एरिया जो है वो डैमेज है. दैट कैन बी एनी डिसऑर्डर. दैट कैन बी हाइपरटेंशन, दैट कैन बी माइग्रेन, दैट कैन बी सिंपल हेडेक टू माइग्रेन. उसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, ये डिसऑर्डर्स जो हैं वो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स की कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं, लेकिन पैरानोया जो है वो ऑड वन है. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, पैरानोया. और पैरानोया बेसिकली पैरानोया डिसऑर्डर स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर भी आता है, जिसमें बेसिकली एक पर्सन जो होता है वो मिसट्रस्ट डेवलप कर लेता है लोगों के बारे में. उसकी सस्पिशियस थॉट्स होती हैं. He basically thinks that someone is following him and he is being persecuted by someone. Along with that, he thinks that there are some there are people who want to harm him, etc. So इसमें suspicious thoughts आती हैं. That doesn't come under the category of psychosomatic disorder. Number 2. Parkinson disease is a gradual degeneration of particular path of option A. Serotonin containing axons, option B. Dopamine containing neuron, option C. Motor neurons and option D. Acetylcholine containing neuron. अगर हम पार्किंसन डिजीज़ के कॉजेज़ को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ब्रेन के अंदर एक स्पेसिफिक पार्ट है सब्सटेंशिया निग्रा. जब वहाँ नर्व सेल्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं डोपामीन प्रोड्यूस करने के लिए, जब वो डीजेनरेट होते हैं तो पार्किंसन डिजीज़ कॉज होती है. अब डोपामीन का बेसिकली फंक्शन है ये प्लेजर और हैप्पीनेस को प्रमोट करता है. बेसिकली डील्स विद प्लेजर एंड हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन. और इसी तरह जब डीजेनरेशन होती है तो पार्किंसन डिजीज़ कॉज होती है, जिसमें स्टिफनेस, मसल मूवमेंट्स में इश्यूज आ जाते हैं और लेटर ऑन बहुत स्वेयर अगर जाए तो मूवमेंट प्रॉपरली हो ही नहीं सकती एक पर्सन की. इसके अलावा अगर हम देखें डोपामीन को तो वो स्लीप, मूड, लर्निंग, बिहेवियर, कॉग्निशन, अटेंशन, इन सब में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ये प्लेजरेबल, रिवॉर्ड, मूवमेंट और मेमोरी से डील करता है. सो पार्किंसन डिजीज़ तब कॉज होगी जब सब्सटेंशिया निग्रा ब्रेन के हिस्से में, ब्रेन का एक हिस्सा है जो कि टिपिकली डोपामीन प्रोड्यूस करता है, जब वहाँ पे नर्व सेल्स की डीजेनरेशन होती है तभी पार्किंसन डिजीज़ कॉज होता है. Number 3. Presence of bizarre and repetitive activities, fascination with unusual objects, and obsession with the maintaining sameness of their environment are signs of option A. Hyperactivity, option B. Obsessive compulsive disorder, option C. Autism and option D. Mania. So अगर हम ओवरऑल स्टेटमेंट को समझें तो इसमें बिजार एंड रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ आती हैं. एक चाइल्ड जो है मतलब ऑड और रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है और वो अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स की तरफ फैसिनेट हो जाता है. यानी कि अगर नॉर्मल जो एज लेवल होगा, जो एज का क्राइटेरिया होता है, उसके जो सेम एज के जो फेलोज़ होंगे उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखा जाए तो उसकी प्रेफरेंसेस जो होती हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं. यानी उसको ऑड सी चीज़ें पसंद आती हैं, ऑड एक्शंस और ऑड एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना ज़्यादा अच्छा लगता है. और अलॉन्ग विद दैट मेंटेनिंग द सेमनेस ऑफ देयर एनवायरनमेंट, यानी जो उनकी एक टिपिकल रूटीन है वो उसको फॉलो करना चाहते हैं और उसके साथ साथ
दे डोंट वांट एनी चेंज इन एनवायरनमेंट, यानी जो एक्टिविटीज़ वो डेली बेसिस पे कर रहे हैं, उनकी क्या रूटीन है, उनकी जो पर्टिकुलर टॉयज़ कौन से हैं, बस वो उन्हीं के साथ एडजस्ट हो जाते हैं एंड दे प्रेफर सेमनेस ऑफ देयर एनवायरनमेंट, देयर एक्टिविटीज़, देयर टॉयज़, देयर ईटिंग हैबिट्स एक्सेट्रा। सो इस लिहाज से अगर हम देखें तो हाइपर एक्टिव जो बच्चा होता है वो ओवरऑल स्टेटमेंट भी इंडिकेट करे कि बहुत हाइपर एक्टिव होता है, यानी वो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी की तरफ जंप कर जाता है, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो किसी भी एक्टिविटी पर नहीं रह सकती, बहुत जल्द वो शिफ्ट कर देता है अपनी अटेंशन को, और ओवरऑल एक फिजिट की तरह वो मूव कर रहा होता है, कॉन्स्टेंटली मूवमेंट जो है उसके अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होती है एक हाइपर एक्टिव चाइल्ड में। सो ये सिनेरियो जो है वो फिटिंग नहीं होता हाइपर एक्टिविटी के साथ। सेकंड है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर से रिलेट कर रहा है और ये अबव 18 है, 18 से अबव ही पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को हम कैटेगराइज करते हैं और इसमें ऑब्सेशंस की बात आ रही है और फिर कंपल्जन्स, तो ये भी रिलेट नहीं कर रहा इस सिनेरियो से। अगर हम मेनिया की बात करते हैं, मेनिया इज़ रिलेटेड टू बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें मूड जो है वो बहुत चेंज हो जाता है, जो नॉर्मल मूड होता है उससे बहुत हट के एक पर्सन हाइपरली एक्टिव भी हो सकता है और उसके मूड स्विंग्स बहुत हाइपोमैनिक भी हो सकता है और मैनिक भी हो सकता है। सो इट डिपेंड्स, बेसिकली मैनिया इज़ रिलेटेड टू बाइपोलर डिसऑर्डर्स। सो ये भी मूड से रिलेटेड है, तो ये भी इस कैटेगरी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। द लेफ्ट ऑप्शन इज़ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। सो ऑटिज्म इज़ द राइट डिसऑर्डर और इसमें एक चाइल्ड के बिजार और रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके अलावा दे प्रेफर द सेमनेस, और उनकी जो प्रेफरेंसेस भी होती हैं वो बहुत ऑड होती हैं, और ओवरऑल दे कैन नॉट मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, दे कैन नॉट सोशलाइज प्रॉपरली विद अदर्स, और इनका जो बेसिक होता है कि ये समटाइम्स जो भी आप इनको कहा जाता है उसको रिपीट कर रहे होते हैं, जिसको इकोलेलिया कहा जाता है। सो ओवरऑल ये सिम्टम्स जो हैं वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के हैं। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ऑटिज्म। Number 4. An individual goes blind suddenly yet seems unconcerned about dramatic loss and shows no underlying organic reason for the loss is probably suffering from conversion disorder. Statement indicates कि person जो है वो totally blind हो जाता है, उसके साथ साथ there is no organic reason. Along with that reports, और अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो कोई भी इस तरह के प्रूफ नहीं होते जो कि क्लेम करेंगे दैट पर्सन इज़ ब्लाइंड, अगर वो प्रॉपरली टेस्ट और मेजरमेंट्स भी हो जाए। अब इस सिचुएशन में ओवरऑल हम इस सिनेरियो को इसी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे कि ऐसा डिसऑर्डर जिसके कोई भी अंडरलाइंग कॉजेज सामने नहीं आते, लेकिन एक पर्सन क्लेम करता है कि वो ब्लाइंड है या वो पैरालाइज्ड है, या ही और शी कैन नॉट मूव हिज लेग और हिज आर्म एक्सेट्रा, तो यहाँ पे उस डिसऑर्डर को कन्वर्जन डिसऑर्डर कैटेगराइज किया जाता है। और ये बेसिकली एक एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाऊंगी कि ब्रेन जो है वो एक रास्ता निकालता है आपको एडजस्ट कराने में। फॉर एग्जांपल, इफ वन पर्सन थिंक्स दैट ही वांट टू मर्डर समवन, लेकिन वो मर्डर नहीं करना चाह रहा, और ब्रेन जो है वो इसमें एक्टिव रोल इस तरह से प्ले करता है कि वो पैरालाइज कर देता है। यानी ये कंडीशन भी हो सकती है कि आपका ब्रेन एक्टिव रोल प्ले कर रहा है आपको उस एक्शन से रोकने के लिए, लेकिन इसमें कोई भी हम कह सकते हैं कि अंडरलाइन कॉज हमारे पास नहीं होती जो फिजिकल एलिमेंट को एक्सप्रेस कर सके या फिर उसको प्रूव कर सके। सो दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कन्वर्जन डिसऑर्डर। और कन्वर्जन डिसऑर्डर में अगर हिस्ट्री को देखा जाए एक क्लाइंट की, तो हमें यही पता चलता है कि बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशंस देखी होती हैं, एनजाइटी या डिप्रेशन उसने फेस किया होता है। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि स्ट्रेसफुल इवेंट्स जो हैं वो लीड करते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर्स को, जिसमें ओवरऑल ऐसे सिम्टम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूव भी नहीं किए जा सकते। अगर हम डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की बात करें तो ये बिल्कुल ही अलग था, ये मेमोरी लॉस डिसऑर्डर है, इसमें मेमोरी से रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं दैट कैन बी ड्यू टू एनी कॉज, वो भी डिटेल में है। इसकी फर्दर टाइप्स हैं। ऑसिपिटल फोबिया पर्टिकुलरली ये कोई ऐसा फोबिया नहीं है। पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की हम बात करें तो बेसिकली पोस्ट ट्रोमेटिक टर्म ही इंडिकेट करी है कि ट्रॉमा के बाद जो एक पर्सन स्ट्रेस फील कर रहा होता है और उस इंसिडेंट और उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल रहा होता और ओवरऑल उसकी लाइफ डिस्टर्ब होती है उस पर्टिकुलर इवेंट की वजह से, तो
इस डिसऑर्डर को हम पर्टिकुलरली पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। सो कन्वर्जन डिसऑर्डर इसका सही आंसर है। Number 4, for unknown reasons, some mental patients improve without receiving any treatment. This is known as spontaneous recovery. Even scientifically भी कुछ प्रूव नहीं किया जा सका कि sometimes patients खुद ही ठीक हो जाते हैं without receiving particular treatment. So this is known as in psychology spontaneous recovery. Number 6. Suppose a 18-year-old boy has been repeatedly suspended from school, frequently fights with peer, cannot keep a job. Along with that, he usually stole money from his parents. How would psychologists characterize him according to symptoms? सबसे पहले अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे मेंशन है 18 ईयर्स ओल्ड। अगर 18 ईयर्स ओल्ड की बात आती है तो आपको एकदम से क्लिक करना चाहिए कि ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के अंदर ही होगा, और क्योंकि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स वो 18 टू अबव स्टार्ट होते हैं, और इसमें यानी कि आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुका है जो भी कैरेक्टर्स हैं आपके, जो भी आपके बिहेवियर्स हैं। सो ही इज़ रिपीटेडली सस्पेंडेड फ्रॉम स्कूल, द फर्स्ट symptom is this, and along with that he fights with the peer, cannot keep a job, and stole money, and he has stolen money from his parents. So इसके accordingly ये एंटी सोशल बिहेवियर है। सो D option is the correct. Antisocial personality disorder is the right answer. अगर हम बाकी 3 ऑप्शंस को देखें तो मैनिक डिसऑर्डर एक्सप्लेन कर दिया कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर्स से रिलेट कर रहा है। जुवेनाइल डेलिक्वेंट इज बेसिकली अ बिहेवियर जो कि क्रिमिनल बिहेवियर कहलाता है। और अलॉन्ग विद दैट स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की हम बात करें तो ये भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ही है, लेकिन इसमें बहुत अनयूजुअल ट्रेट्स होते हैं एक पर्सन की कि वो सोशल गैदरिंग्स को बिल्कुल अवॉइड करता है और ख़ुद में रहना और अपनी ही एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना ज़्यादा प्रेफर करता है। सो हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। Number 7. A girl is desperately afraid of gaining weight. She thinks that she is fat and is actually 20% below the average weight for a woman of her height and age. अब ओवरऑल अगर हम देखें तो पर्सन और अ गर्ल इज अफ्रेड ऑफ गेनिंग वेट, बट शी इज 20% below the average, and along with that she thinks that she is fat. She thinks that she is fat. So this comes under the category of anorexia. एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा ये 2 डिसऑर्डर्स हैं जो कि आपके फियर को एक्सप्लेन करते हैं कि पर्सन जो है वो वेट गेन ना कर ले। लेकिन एनोरेक्सिक के लिए आपने याद रखना है कि वो जो पर्सन होगा, जो गर्ल होंगी या फीमेल होंगी, वो बहुत ही स्किनी होंगी, यानी वो बिलो एवरेज वेट होंगी, बट स्टिल शी थिंक्स दैट शी इज़ फैट। और इसके साथ साथ बहुत से डिफरेंट मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होंगे, जिमिंग होगी, अलॉन्ग विद दैट बॉडी शेपिंग पे फोकस ज़्यादा होगा कि वो बहुत ज़्यादा फैट है, बट इन रियलिटी शी इज़ंट फैट। सो ये एनोरेक्सिया नर्वोसा में आता है। बुलिमिया इंडिकेट्स ऑक्स हंगर, ठीक है। अगर हम बुलिमिया को देखें तो इसमें पर्सन ओबीस होगा, लेकिन एनोरेक्सिया में पर्सन ऑलरेडी वीक एंड स्किनी होगा। सो बुलिमिया में पर्सन बहुत ज़्यादा ओबीस होता है या होती हैं, बट शी और ही थिंक्स दैट कि वो अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकती हैं, और वो इसके अलावा आ सकता है कि बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद दे टेक डिफरेंट लेग्जेटिव्स और मेडिसिन्स टू स्टॉप और टू मेंटेन द नॉर्मल बॉडी वेट। सो ये दोनों में ही हम देख सकते हैं फियर ऑफ गेनिंग वेट है। Number 8. Which of the following is psychotomimetic classification? Psychotomimetic term basically इंडिकेट कर रही है कि ऐसी मेडिकेशन की क्लासिफिकेशन जो ऐसे सिम्टम्स को मिमिक करे जो कि साइकोटिक पेशेंट्स के अंदर मौजूद होते हैं, जिसमें हेल्यूसिनेशन आ सकता है, डिल्यूजन आ सकता है। अब कह रहे हैं कि साइकोटोमिमेटिक क्लासिफिकेशन कौन सी है इनमें से। नंबर 1 है एस्पिरिन, दिस इज़ द पेन किलर। निकोटीन बेसिकली होती है स्मोकिंग में, ये भी ड्रग है, लेकिन ये साइकोटोमिमेटिक या साइकोटिक सिम्टम्स नहीं प्रोड्यूस करती आफ्टर इनटेक। क्लोरोप्रोमाजीन बेसिकली साइकोटिक ड्रग है जो कि डील करती है साइकोटिक पेशेंट्स को, साइकोटिक सिम्टम्स को, जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, वेयर मेंटल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। एंड एलएसडी जो है वो बेसिकली साइकोटोमिमेटिक ड्रग है, एंड द राइट ऑप्शन इज ऑल्सो LSD। और बेसिकली LSD
के इनटेक से साइकोटोमिमेटिक सिम्टम्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। LSD स्टैंड्स फॉर लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड। Number 9. Seema is suffering from depression. She most likely is taking which of the following? Option A. Haldol. Option B. Risperdal. Option C. Zoloft. Option D. Thorazine. The right option is Zoloft. Zoloft basically antidepressant है. Zoloft is antidepressant. अगर हम बाकी 3 ड्रग्स की बात करें, Haldol, Risperdal and Thorazine, ये तीनों ड्रग्स जो हैं वो बेसिकली साइकोटिक ड्रग्स कहलाती हैं, जो कि ट्रीट करती हैं स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, टॉरेट सिंड्रोम, एनी स्वेयर मेंटल डिसऑर्डर अलॉन्ग विद स्वेयर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन. सो Zoloft इज द राइट ऑप्शन. नंबर 10. बाइपोलर डिसऑर्डर्स आर मूड डिसऑर्डर्स. बाइपोलर डिसऑर्डर्स के लिए आपको ये याद होना चाहिए कि ये मूड डिसऑर्डर्स कहलाते हैं. दीज आर मूड रिलेटेड डिसऑर्डर्स. Number 11. A person strikes someone without provocation. Misbehave the police officer to his face. All of these are symptoms of impulse control disorder. अगर हम impulse control disorders की बात करें तो person अपने impulse को control नहीं कर सकता, यानी he get aggressive suddenly और उसके साथ साथ उसके outburst होते हैं और जो emotional reaction होता है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है. तो हम कह सकते हैं कि ही कैन नॉट कंट्रोल हिज इमोशंस और इम्पल्सिव बिहेवियर शो करता है. सो ओवरऑल इस स्टेटमेंट में भी यही है कि स्ट्राइक समवन यानी कि वो किसी को भी मारना शुरू कर देते हैं बगैर किसी लॉजिकल रीज़न के, अलॉन्ग विद दैट मिसबिहेवियर. सो ये सारी जो हैं वो इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर्स को कैटेगराइज कर रहा है. Number 12. Anaya lacks any affection or interpersonal bond. Affection and interpersonal lacking. She is also very high manipulative without guilt. अब ये symptom जो है वो important है disorder को categorize करने के लिए, क्योंकि बाकी जो हैं affection और interpersonal bonds बाकी disorders के को भी explain कर सकता है, लेकिन manipulation जब आ रही है और along with that her symptoms are consistent with those of dash personality disorder. So this is basically anti-social personality disorder कि आप affection भी नहीं है और आप manipulative हो. Manipulation जहाँ आ जाती है तो वहाँ पे आप दूसरों को utilize कर रहे होते हो, दूसरों की जो overall हम कह सकते हैं उनको अपने means के लिए इस्तेमाल करना, मैनिपुलेशन करना, दैट कम्स अंडर एंटी सोशल बिहेवियर, जिसमें पर्सन जो है वो अपनी नीड्स अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए किसी को भी डॉज कर सकता है. Number 13. According to research, Alzheimer's disease may be related to deficiency in option A dopamine, option B serotonin, option C acetylcholine and option D epinephrine. The right option is acetylcholine because acetylcholine deals with the memory and Alzheimer's disease basically a memory loss disorder. So along with that there is another cause that is related to Alzheimer's disease के brain के अंदर एबनॉर्मल बिल्डअप हो जाता है प्रोटीन्स का, जिसमें एमालॉइड एंड ताउ जब इनके प्लैक्यूज या टेंगल्स बनने लग जाते हैं जो कि ओवरऑल डिस्टर्ब करते हैं ब्रेन के सेल्स को, जिसकी वजह से मेमोरी लॉस भी होता है. और अकॉर्डिंग टू रिसर्च एसिटाइलकोलिन की डेफिशिएंसी भी अल्जाइमर डिजीज़ को लीड करती है की तरफ लीड करती है. Number 14. The major affective disorders are characterized by option A extreme and inappropriate emotional response, option B withdrawal and emotional distortion, option C severe depression, option D chronic experience of depression. अगर हम statement को देखें, statement में है major affective disorders. Major affective disorders means any disorder that is related to mood or emotional disturbance. So the first one is the appropriate one. Extreme and emotional inappropriate emotional. Number 15. Choose the word that does not belong in the set. Amnesia, fugue, identity disorder. These basically are linked and that comes under the typical category or cluster that is known as dissociative disorder. But schizoaffective disorder doesn't belong to this set. So the right option is D. Number 16. Someone who repeatedly washes his hand even when they are not dirty.
Washes his hand means someone is performing the activity. That person is basically suffering from a compulsion. अगर यहाँ पे सिनेरियो ये होता कि वो he thinks about repeatedly washing his hand and he washes, अगर यहाँ पे थिंकिंग पैटर्न को भी एक्सप्लेन किया जाता और उसके साथ साथ उसके एक्शंस को भी कलेक्टिवली, तो ये हम इसको कैटेगराइज कर लेते OCD में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक्शंस की बात आ रही है तो एक्शंस को कंपल्जन्स के फॉर्म में एक्सप्लेन किया जाता है। सो द राइट ऑप्शन इज सी। Number 17. A genetic defect known as Klinefelter syndrome produces a tall, thin, sterile male with underdeveloped testes and breast development. This sex chromosome makeup is option A XX, option B XY, option C double XY or XXY, option D none of above. The right option is option C XXY. If we talk about option number 1 XS, it is the chromosome pattern of female or girl, and if we talk about option B XY, it is the chromosome pattern of males, and C is basically a pattern of syndrome that is known as Klinefelter syndrome. And here a baby is basically born with the extra copy of X chromosome, and this pattern basically लीड्स टूवर्ड्स द क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, जिसमें हम कह सकते हैं कि सिर्फ मेल्स ही अफेक्ट होते हैं, और ये डायग्नोसिस जो है वो अडल्टहुड तक किया जा सकता है, उससे पहले ओवरऑल आइडेंटिफिकेशन इस सिंड्रोम की नहीं हो सकती। Number 18. Phenylketonuria or PKU refers to a neurotransmitter or a severe form of mental retardation, inner eye membrane or part of the eye. Basically, phenylketonuria or PKU is an inherited disorder, and it is basically severe form of mental retardation, और बेसिकली ये लिंक्ड है जीन्स के साथ और इनहेरिटेंस के साथ, और जीन में डिस्टर्बेंस आती है जिसमें स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं अमाइनो एसिड है फिनाइललोनीन, और ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है बॉडी के लिए, लेकिन जब इसका एक्सेसिव प्रोडक्शन होती है तो ये नर्वस सिस्टम और ब्रेन को डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से स्वेयर मेंटल रिटार्डेशन कॉज होती है। सो द राइट ऑप्शन इज बी। Number 19. Which of the following would not be categorized among personality disorders? Paranoid is a personality disorder, schizoid is a personality disorder, antisocial personality disorder, and paranoid. These three basically are personality disorders. Neuroleptic is not the personality disorder, so that doesn't come under the category of personality disorders. So the right option is D. Number 20. The individual is opiate addicted. The individual is most likely taking which of the following? The right option is morphine. Cocaine is basically a stimulant, and clozapine deals with the psychotic disorders, and phenobarbital basically deals with seizures, hypnotism, insomnia, etc. So the most appropriate is option B, and morphine comes under the category of opiate drugs. Number 21. Which of the following drug classification would include cocaine? Cocaine comes under the category of stimulants, and stimulants basically speed up the message between brain and body. It keeps you more awake, alert, and confident. And nicotine, cocaine, these come under the category of stimulants. Number 22. Which of the following has not been used in the treatment of alcoholism? Option A, hospital setting, option B, chlorpromazine, option C, Synanon, option D, family support. If we focus on option A, option B, and option D, these three basically work for the treatment of alcoholism. And Synanon is basically a project or welfare program that was basically designed as a drug rehabilitation program, and it was founded by Charles E. Dedrich, और इसके बारे में ये कहा जाता है कि overall at the start of this program it has gained a wide coverage, और बहुत सारे patients जो हैं वो ट्रीटमेंट यहाँ से लेते रहे हैं, but later on in 1990s due to severe allegations of crime इसको disband किया गया, और इस प्रोग्राम को रिहेबिलिटेशन को
बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से फर्दर इस प्रोग्राम ने कोई फैसिलिटेट नहीं किया, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यूएस से बाहर भी इस प्रोग्राम ने ज़्यादा काम नहीं किया। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हॉस्पिटल सेटिंग, क्लोरोप्रोमाजीन एंड फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अल्कोहलिज्म ट्रीटमेंट के दौरान। Number 23. Which of the following disorder is most likely to lead a person to cover a sizable amount of geographical territory? It's basically dissociative fugue. Fugue basically means flight. Dissociative fugue एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें पर्सन अपनी आइडेंटिटी को बिल्कुल लूज कर जाता है. Along with that he wander from his own place to any other place, और वहीं पे वो अपनी न्यू आइडेंटिटीज भी फॉर्म कर देता है और प्रॉपरली अपनी लिविंग वहीं स्टार्ट कर देता है, जस्ट बिकॉज he forgets about his past, his overall identity and home and belongings. So this overall phenomena is known as dissociative fugue. Number 24. The term psychosomatic refers to option A, symptoms displayed by psychotics, symptoms of physical pain with no organic etiology, option C, continuous emergency reaction and resulting tissue damage, and option D, a physical disorder complicated by neurosis. The most appropriate and the closest one is symptoms of physical pain with no organic etiology. यानी psychosomatic symptoms में overall somatic mean body and psycho means illness. So overall bodily illness जो है वो इसमें prominent होती है, लेकिन उसकी कोई apparent cause नहीं होती, और overall reports में और scientifically हम prove नहीं कर सकते, but person claims that he is facing any severe form of physical pain that can be and headache, that can be migraine, that can be any gastrointestinal or any bodily complaint, but with no organic etiology. Number 25. Among the following, the most serious case or stage of alcoholism is chronic stage. Number 26. Which of the following drug would most likely to treat an acute schizophrenic episode? The right option is chlorpromazine, बिकॉज क्लोरोप्रोमाजीन डील्स विद साइकोटिक डिसऑर्डर्स, और सबसे स्वेयर जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया है, तो उसके लिए प्रिस्क्राइब जो है वो क्लोरोप्रोमाजीन की जाती है. अगर हम डायफिनाइल हाइडेंटोइन की बात करें तो ये हिप्नोटिक, सिजर्स और इन सब को डील करती है एंड एज अ एंटी सिजर वर्क करती है, और इसके साथ साथ टोनिक क्लोनिक सिजर्स जो होते हैं उनको डील करती है. MAO इनहिबिटर्स की अगर हम बात करें तो ये मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स कहलाते हैं और ये भी एंटी डिप्रेसेंट्स हैं. डायस्पाम की अगर हम बात करें तो ये भी एंटी एंजाइटी काम करता है, और इसके अलावा इसको सीजर्स और अल्कोहल विड्रॉल के लिए भी प्रिस्क्राइब किया जाता है. सो हम कह सकते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया के लिए क्लोरोप्रोमाजीन प्रिस्क्राइब की जाएगी, क्योंकि यही साइकोटिक डिसऑर्डर्स को डील करती है. Number 27. The hypothesis that mood disorder is caused by an interaction between a genetic disturbance and separation from loved ones would be most relevant to which of the following? The right option is diathesis stress model. Diathesis stress model के according जो mental disorders होते हैं या illness जितनी भी होती है mentally, वो two causes पे base करती है. एक ये कि genetic disturbance है, दूसरा ये कि overall stress level कितना है लाइफ में. जितना स्ट्रेस होगा और जीन्स की डिस्टर्बेंस होगी वही लीड करेंगी मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ. सो द राइट ऑप्शन इज सी, डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल. नंबर 28. बाइपोलर डिसऑर्डर इज एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन एंड मेनिया. बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर बेसिकली डिप्रेशन एंड मेनिया की एपिसोड्स होती हैं. द मोस्ट रेलेवेंट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. Number 29. Long-term use of dopaminergic block neuroleptic would probably improve the condition of schizophrenia. Obviously, dopamine जो deal out करता है schizophrenia से. So basically, the medicines and antipsychotic medicines works on blocking postsynaptic dopamine receptors, specifically in limbic areas of the brain, and they usually prevent and control the excessive production of dopamine in the brain. Number 30th. An individual with Korsakoff syndrome might engage in option A, neologism, option B, echolalia, option C, echopraxia, and option D, confabulations. Confabulations को अगर हम explain करें,
एक पर्सन जब जो कि मेमोरी लॉस को फेस कर रहा होता है, जब भी वो किसी से इंटरेक्ट करता है, जो इन्फॉर्मेशन वो मिस आउट कर देता है, वो गैप्स को फिल करने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करता है। ऑब्वियसली वो रियलिटी बेस नहीं होती, लेकिन वो जब कहीं पे भी वो भूल जाता है तो वो एडिशनली अपने से इंफॉर्मेशन ऐड करके सबको बताता है। सो दिस इज़ नोन एज कन्फेबुलेशंस। इकोप्रेक्सिया की अगर हम बात करें तो इट इज़ बेसिकली एन एक्ट जिसमें पर्सन दूसरों की मूवमेंट्स को एग्जैक्टली कॉपी करता है, एंड इकोलेलिया में पर्सन दूसरों की स्पीच को एग्जैक्टली कॉपी करता है। एंड न्यूरोलॉजिज्म में ये होता है कि एक पर्सन जब बिल्कुल न्यूली टर्म्स इंट्रोड्यूस करे किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, कोई भी वर्ड नया इंट्रोड्यूस करे किसी भी थिंग को, प्लेस को एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कॉर्साकॉफ सिंड्रोम के लिए कन्फेबुलेशंस जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पर्सन जो है जब भी इस सिंड्रोम को फेस कर रहा होता है तो वो कन्फेबुलेशंस का इस्तेमाल करता है। Number 31. A person suffered from strong feeling of meaninglessness and who hoped to find more meaning in life. Which of the following therapy would be most appropriate for him? Existential therapy. Existential therapy basically focus करती है कि किस तरह से meaninglessness को एक इंसान की लाइफ से रिड्यूस किया जाए, वो कैसे अपनी लाइफ का मीनिंग फाइंड आउट कर सकता है। लाइफ का मीनिंग फाइंड आउट करने के लिए पर्सन को ओवरऑल असेस करना पड़ता है अपने आप को कि व्हाट ही वांट, व्हाई ही इज़ देयर एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ एंड व्हाट ही वांट टू अचीव इन द लाइफ। सो ओवरऑल इसी सिनेरियो पे और इसी टॉपिक पे डिस्कशन की जाती है कि व्हाट दे वांट इन द लाइफ और व्हाई दे आर फीलिंग मीनिंगलेसनेस। इस तरह से उन्हीं की कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस किया जाता है ताकि ज़्यादा ह्यूमन एग्जिस्टेंस को प्रमोट किया जाए और वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को इस्तेमाल करके अपनी एग्जिस्टेंस को और ज़्यादा प्रोडक्टिव और मैक्सिमाइज कर सकें। नंबर 32. Benzodiazepines work to relieve the anxiety effects by enhancing the effects of GABA. बेंजोडाइज़ेपिन एंटी एंजाइटी ड्रग है जो कि प्रिस्क्राइब की जाती है एंजाइटी के पेशेंट्स को, और जब बेंजोडाइज़ेपिन ड्रग इनटेक की जाती है तो बेसिकली ये इफ़ेक्ट करती है गाबा को, यानी इट इन्हांस द इफ़ेक्ट्स ऑफ गाबा। क्योंकि एंजाइटी के पेशेंट्स के अंदर ओवरऑल हम कह सकते हैं, अगर ब्रेन की फंक्शनिंग को समझा जाए तो एक्साइटेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है, लेकिन गाबा को ज़्यादा इन्हेंस या एक्टिव करने के लिए बेंजोडाइज़ेपिन का इस्तेमाल किया जाता है। और गाबा क्योंकि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इनहिबिट करता है न्यूरल ट्रांसमिशन को, तो ये क्या करता है ओवरऑल ब्रेन और नर्वस सिस्टम को एक कामिंग इफेक्ट देता है, रिलैक्स करता है, जिसमें पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करना शुरू हो जाता है, यानी एक सेडेटिव इफेक्ट देता है। इसके साथ साथ स्लीपिंग डिसऑर्डर्स के लिए भी बेंजोडाइज़ेपिन प्रिस्क्राइब की जाती है। Number 33. An individual who is identified as having borderline personality disorder shows instability in mood and social relationships. Overall borderline personality disorder में आपने अंडरस्टैंड करना है कि पर्सन अपने मूड, अपने बिहेवियर में इनस्टेबल होता है, वो सोशल रिलेशनशिप्स और किसी भी किस्म के रिलेशनशिप्स बिल्डअप नहीं कर सकता बिकॉज वो अनसर्टन होता है। ओवरऑल उसके बिहेवियर, उसके मूड जो हैं वो इनस्टेबल होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें पर्सिक्यूटरी थॉट्स के बारे में, तो पता है कि ये पैरानॉइड डिसऑर्डर्स में आएगा, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आएगा। एग्जिबिशनिस्टिक टेंडेंसीज बेसिकली हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटीज़ में होती हैं। अपैथी एंड इनडिफरेंस टू ओपिनियन टू अदर्स, ये है एंटी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें पर्सन को कोई रिमोर्स नहीं होता, कोई कंसर्न नहीं होता कि व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट देम, उनको हार्म करने से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही ये दूसरों के ओपिनियंस को एक्सेप्ट करते हैं, ना ही लॉ एंड ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं, और रूल्स बेसिकली ये वायलेट करते हैं। Number 34. An example of cognitive therapy is rational emotive therapy, which is developed by Albert Ellis. Number 35. Learning theory suggests that obsessive compulsive disorders are reinforced by anxiety reduction. Number 36. A conversion disorder is most likely to be characterized by specific physical symptoms that have no apparent physiological cause और physiological basis। इसको हम डीपली डिस्कस कर चुके हैं, इसमें पर्सन ब्लाइंड हो सकता है और अलॉन्ग विद दैट पैरालिसिस हो सकता है, लेकिन उसके अपेरेंटली कोई फिजियोलॉजिकल बेसिस नहीं होते। Number 37. Freud suggested that for those suffering from generalized anxiety disorder, the anxiety disorder is free floating.
अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड एंजाइटी फ्री फ्लोटिंग होती है क्योंकि ये एक टॉपिक से, एक इवेंट से, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाती है और फ्लोट करती है. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज एंशियस, ही इज नॉट एंशियस अबाउट एनी पर्टिकुलर थिंग बट ही इज एंशियस अबाउट ओवरऑल डेली लाइफ चोर्स, ऑल द इवेंट्स दैट आर हैपनिंग. उसके बारे में वो टेंस होगा, एंशियस होगा और अनईजीनेस, रेस्टलेसनेस फील करेगा. सो ओवरऑल दैट इज वाई ही हैज टर्म्ड द एंजाइटी एज फ्री फ्लोटिंग. सिक्लिकल एक न्यू टर्म है जिसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है. ये भी साइकोडायनेमिक अप्रोच है जिसको सिक्लिकल साइकोडायनेमिक अप्रोच कहा जाता है और ये थेरेपी में बेसिकली इसको इस्तेमाल किया जाता है कि सिक्लिकल वर्ड जो है वो साइकिल से, इसका ओरिजिन साइकिल वर्ड से है और इसका मतलब ये है कि ओवरऑल क्या साइकिल्स हैं, क्या रिपीटेटिव इंटरेक्शन साइकिल्स हैं लोगों की, मैल अडेप्टिव और अडेप्टिव. ड्यूरिंग थेरेपी अंडरस्टैंड किया जाता है कि ह्यूमंस के क्या बिहेवियर हैं वाइल इंटरेक्शन विद अदर्स और वो रिपीटेडली साइकिल्स जो हैं जो मैल अडेप्टिव हैं उनको किस तरह से चेंज किया जा सकता है और उनके रिलेशनशिप्स और उनकी इंटरेक्शंस को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है. सो ओवरऑल इसको इन शॉर्ट आप इस तरह से अंडरस्टैंड करें कि ये अप्रोच बेसिकली फोकस करती है रिपीटेटिव इंटरेक्शन साइकिल्स में कि इंसान लोगों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है. अगर उसमें कोई मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स हैं या पैटर्न्स हैं उनको चेंज करके अडेप्टिव किस तरह से बनाया जा सकता है. Number 38. Mr. Wahid is alarmed by his own persistent and irrational thoughts of murdering her young children. His experience best explain agitating effects of an obsession. Obsession basically limited है आपकी thinking से कि आप सोच रहे हो कोई भी action perform करने के लिए. जब तक आपने action perform नहीं किया वो obsession ही है, लेकिन जब एक person वो उन थॉट्स पे एक्ट आउट करता है तो वो कंपल्जन कहलाती है. लेकिन इस सिनेरियो में जस्ट थॉट्स की बात हुई है. दैट इज़ वाई वी हैव लेबल्ड दिस ऑप्शन एज द करेक्ट ऑप्शन, ऑब्सेशंस. Number 39. Most young children are fearful of bees even though they have never stung by one. This example best illustrates that fear can be learned through observations. And the last one, number 40. Bipolar disorder is to mood disorder as dash is to somatoform disorder. Conversion disorder. The right option is D. Thank you so much viewers for watching this video. Don't forget to subscribe my channel. Along with that, like and share this video.